द मास्टर प्रकाश क्लासेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप लोग हमारे साथ जुड़कर रोजाना सुपर टेट के प्रैक्टिस सेट को कर रहे हैं, जिसमें 150 प्रश्नों को शामिल किया जाता है। उसी कड़ी में अगला प्रैक्टिस सेट लेकर उपस्थित हुए हैं, जो कि 150 प्रश्न शामिल हैं। और आज जो है, इसके पहले का वीडियो आप लोग देखे होंगे, तो वो वीडियो थोड़ा लंबा हो गया था, क्योंकि उसमें तो है थोड़ा डेरिवेशन यानी कि डिटेल के साथ बताया गया था। लेकिन इसमें थोड़ा डिटेल के साथ बताने के साथ साथ थोड़ा तेज़ी के साथ हम लोग प्रैक्टिस सेट को करेंगे, जिससे कि कम समय में सभी प्रश्नों को कवर किया जा सके। ठीक, तो चलिए देर न करते हुए प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और प्रश्न लेते हैं, जिसका पहला प्रश्न है, लेख लिखा गया में जो है कौन सा वाच्य है, ये बताना है। तो बहुत अच्छा प्रश्न है। इसको हम लोग जो है किस प्रकार से फाइंड कर सकते हैं। जैसे कहा जाए कि लेख लिखा गया, तो लिखा तो गया, तो क्या लिखा गया, लेख लिखा गया। तो इसमें अगर क्या क्यों से आपका जवाब मिल जाता है, तो जान लीजिए वो कर्मवाच्य आपका होता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी सही हो जाएगा, क्योंकि लिखा गया, क्या लिखा गया, लेख लिखा गया। ठीक, तो ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा। इसी के साथ अगले प्रश्न पे चलेंगे। अगले प्रश्न में कह रहा है कि कौन सा अलंकार नहीं है, तो माफ़ कीजिएगा, शब्दालंकार कौन सा नहीं है, ये बताना है इसमें। तो शब्दालंकार देखते हैं, अनुप्रास, यमक, श्लेष, रूपक, कौन सा नहीं है शब्दालंकार। तो सभी लोग को मालूम होगा कि रूपक अलंकार जो होता है, ये शब्दालंकार नहीं होता है, और ये क्या होता है, अर्थालंकार होता है। बाकी सारे आपके शब्दालंकार होते हैं। तो अनुप्रास, यमक और श्लेष जो हैं, ये आपके शब्दालंकार हैं। बाकी रूपक अर्थालंकार है। ऑप्शन नंबर इसका डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट की तरफ बढ़ेंगे, और नेक्स्ट में आपका जो है वो मजदूर मेहनत करता है, किंतु उसके लाभ से वह वंचित रह जाता है। तो ये कौन सा वाक्य है, किस प्रकार का वाक्य है, ये बताना है। तो चलिए देखते हैं। मजदूर मेहनत करता है, किंतु उसके लाभ से वंचित रह जाता है में वाक्य जो है संयुक्त वाक्य इसमें है, क्योंकि ये जो है इसमें अगर लिखा होता है और, तथा, योम या परंतु, किंतु, इसलिए, तो ये सारे वाक्य किस में आते हैं, संयुक्त वाक्य में आते हैं। तो इसमें किंतु लगा है, तो ये क्या होगा, संयुक्त वाक्य में आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। नेक्स्ट को देखेंगे, देशभक्ति में समास क्या है। बहुत अच्छा प्रश्न, ऐसे प्रश्नों को फटाफट करेंगे। ठीक है, तो इसमें जो है देशभक्ति में जो समास है वो आपका क्या है, तत्पुरुष समास है। ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा। इसी के साथ अगला प्रश्न है। अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि गंगा की उज्ज्वल जलधारा सूर्योदय के समय सुंदर लगती है। तो उज्ज्वल जो लिखा गया है, रेखांकित चित्र यानी उज्ज्वल जो लिखा गया है, इसकी शुद्ध वर्तनी क्या होगी, ये बताना है। तो इसमें उज्ज्वल जो लिखा गया है, ये गलत लिखा गया है। ठीक है, ये इसमें जो उज्ज्वल लिखा जाता है, उसमें दोनों जो होते हैं, दोनों ही आधे होते हैं। तो इसमें दोनों आधा कौन सा है, ये पहला वाला ही ऑप्शन इसका सही होगा। ठीक, चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। शत्रु का हनन करने वाले के लिए एक शब्द बताना है। तो जो शत्रु का हनन करता है, उसके लिए एक वो जो होता है वो शत्रुघ्न हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। नेक्स्ट की तरफ बढ़ेंगे, तो संचारी भावों की संख्या बताना है। 7वें में बी ऑप्शन 33 होती है, संचारी भावों की संख्या। ऐसे छोटे छोटे प्रश्नों को फटाफट कर लेते हैं। और गद्यांश आप लोग पढ़िए, पद्यांश को, ये पद्यांश है, उम्मीद है पढ़ लिए होंगे। चलते हैं प्रश्न की तरफ। कविता की पंक्तियों में मुख्यतः क्या बात की गई है। अगर पढ़े नहीं होंगे तो उसको वीडियो को रोक करके फिर से जो है पीछे से पढ़ लीजिए। ठीक, तो 8वें में जो सही होगा वो आपका फर्स्ट सही हो जाएगा। इसमें कुछ भी न कहे पानी की व्यवस्था की गई है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही होगा। नेक्स्ट है, राधा नाच कर गाना गाई। इस वाक्य में पूर्वकालिक क्रिया कौन सी है। तो पहले राधा ने नाचा, उसके बाद जो है गाना गाई। तो ये तो सभी लोग जान रहे हैं। तो पूर्वकालिक क्रिया बताना है, इसमें क्या होगा बताइए कमेंट करके आप लोग। तो इसमें नाच कर, पहले नाची तो ये पूर्वकालिक हो जाएगी, उसके बाद गाना गाई ना, तो पहले क्रिया नाचना हो जाएगा आपका। ठीक, चलिए, तो ये पहला ऑप्शन ही इसका राइट होगा। नेक्स्ट पे चलेंगे।
तो नेक्स्ट में पूछा जा रहा है कि ओजस्वी शब्द का उचित विलोम शब्द बताना है। तो ओजस्वी का विलोम शब्द आपका निस्तेज होगा, ऑप्शन फर्स्ट इसका सही होगा। चलिए, खंडहर का तत्सम बताना है, बहुत अच्छा प्रश्न है। तो खंडहर का तत्सम जो होता है वो आपका खंडगृह हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। नेक्स्ट पे चलेंगे, रोटियों को पकाने में लग जाओ, इस वाक्य को किस कारक का चिन्ह है, यानी कि कौन सा कारक है इसमें प्रयोग हुआ है। रोटियों को पकाने में लग जाओ, चलिए देखते हैं। तो इसमें कहा जो गया है कर्ता ने कर्म को, सभी लोग जानते हैं, तो को लगा है कर्ता ने कर्म को, ठीक, तो ऑप्शन कर्म हो जाएगा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है पद्यांश जो लिखा गया है, इसको आप लोग पढ़िए वीडियो को रोक कर, उसके बाद चलते हैं प्रश्न पे। उम्मीद है पढ़ लिए होंगे। चलिए, यदि किसी का और छोर नहीं है तो उसको क्या कहा जाएगा, बहुत अच्छा प्रश्न है। किसी का और छोर नहीं होता है तो उसकी सीमा नहीं है, इसको सी ऑप्शन के साथ सही मारेंगे। नेक्स्ट पे चलेंगे, कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा नहीं है। 14 में ऑप्शन नंबर जो सही होगा वो मिठाई बिल्कुल सही हो जाएगा, इसी का भाववाचक संज्ञा नहीं है। बाकी चतुराई, लड़ाई, उतराई सारे जो हैं इसमें भाववाचक संज्ञा है, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रत्येक में उपसर्ग कौन सा है, बहुत अच्छा प्रश्न। 15 का ऑप्शन बी सही हो जाएगा, इसमें प्रति उपसर्ग लगाकर एक में प्रति लगा है तब प्रत्येक हो गया है, ठीक है। नेक्स्ट को देखेंगे, किस शब्द में आवा प्रत्यय नहीं है, तो इसमें देखते हैं। तो लावा में आवा प्रत्यय नहीं है, बाकी सारे में दिख धन आवा बराबर दिखावा, चढ़ धन आवा बराबर चढ़ावा, भूल धन आवा बराबर बुलावा, लेकिन ला धन आवा नहीं होगा, ये लावा जो है इसमें नहीं है, ठीक है, बाकी सब में है। चलिए अगले को देखते हैं। अब्ज धन मतलब अब्ज का सही संधि विच्छेद बताना है। अब्ज धन जा होता है, अब नहीं, अब अब्ज धन जा नहीं होगा, आप लोग कमेंट करके बताइए। इस ये जो है ये बा किस में बदल जाएगा, तो 17 में अप धन जा होता है, क्योंकि तीसरा जो है आप लोग जानते होंगे, इसमें ये व्यंजन संधि का उदाहरण आपका है, और इसमें क्या होता है कि जो है ये तीसरा वाला जो है पहले वाले में बदल जाता है। तो बा जो है तीसरा शब्द, मतलब तीसरे शब्द के अंतर्गत आ गया, जैसे पा फा वा, और इसे जो है पा में यानी पहले शब्द में आके बदल जाता है, तो दूसरा ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। और व्यंजन जो है ये व्यंजन संधि का उदाहरण है। नेक्स्ट पे चलेंगे, कौन सही है ये बताना है। चलिए देखते हैं कौन सा सही है। तो 18 में इसमें ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही सही है, जो कि ड़ ढ को वर्णमाला में स्थान प्राप्त है, ठीक है, पहला ऑप्शन इसका सही है। पहला तथा तीसरा वर्ण महाप्राण होता है, नहीं ये गलत है। का खा गा घा स्पर्श, का खा गा घा स्पर्श संघर्षी है, नहीं, स्पर्शी व्यंजन के अंतर्गत ये आते हैं। यार अलावा उष्ण व्यंजन है, गलत है। तीनों सा और हा जो है उष्ण वर्ण के अंतर्गत आते हैं, ठीक है, तो पहला ऑप्शन सही हो जाएगा इसका। नेक्स्ट पे चलेंगे, घर घर में माटी के चूल्हे होना, और अच्छा प्रश्न है। तो 19 में जो सही होगा वो आपका क्या सही होगा, देखते हैं। घर घर में माटी होने का तात्पर्य है कि सब कुछ समान हो जाना, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट को देखेंगे, जंगल शब्द का पर्यायवाची बताना है। तो जंगल का पर्यायवाची जो है वो कांतर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट पे चलेंगे, संस्कृत व्याकरण के अनुसार हल का अर्थ क्या है। तो हल का अर्थ जो होता है वो आपका व्यंजन होता है, ठीक है, और एक अच होता है, ठीक, तो अच का जो अर्थ होता है वो आपका स्वर होता है, ठीक, तो इसमें ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। यहाँ पे अच हल पूछा है। तो चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। युष्मद शब्द में चतुर्थी बहुवचन का कौन सा रूप होगा। तो इसका जो चतुर्थी बहुवचन रूप होगा वो आपका युष्माभ्याम हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी सही होगा इसका। नेक्स्ट की तरफ बढ़ेंगे, अकर्मक तथा सकर्मक का संबंध किससे है, क्या है। तो अकर्मक और सकर्मक जो हैं ये आपके क्रिया हैं, सभी लोग जानते हैं अकर्मक क्रिया सकर्मक क्रिया, ठीक। नेक्स्ट की तरफ बढ़ेंगे, तो इसमें कौन सा शब्द अव्यय है ये बताना है।
तो अव्यय शब्द बताइए कौन सा होगा। सी ऑप्शन, यथा या अनुसार या कुछ भी, जैसे प्रति, ये सब सारे क्या होते हैं, ये अव्यय शब्द होते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो है, जैसे शक्ति में यथा जोड़ दिया जाएगा तो क्या हो जाएगा, यथाशक्ति, तो ये अव्यय हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका सी सही होगा। नेक्स्ट में मनोरथ किसका उदाहरण है, बहुत अच्छा, मन धन रथ, तो मनोरथा हो जाएगा। तो ये जो उदाहरण बनता है ये आपका, ये विसर्ग संधि का उदाहरण बन जाएगा, मन धन रथ, तो सी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। इसी के साथ अगला प्रश्न है, पंचगंगम पद में कौन सा समास है, बहुत अच्छा प्रश्न है ये जो है। ऐसे प्रश्न जो है आप लोग को जो है कन्फ्यूजन क्रिएट करने वाले प्रश्न आते हैं। पंचगंगा का मतलब है जो है 5 नदियों का समूह कह सकते हैं पंचगंगम। बताइए कौन सा समास होगा। अगर देखा जाए तो इसका जो है पंजाब में ऐसे जो है इसका जो है संगम होता है 5 नदियों का, तो पंजाब में जो है ये, तो उससे मतलब नहीं है, लेकिन यहाँ पे समास पूछा जा रहा है, ये बताना है। तो 26 में कौन सा सही होगा ये बताना है, तो बताइए कौन सा सही होगा। तो इसमें ऑप्शन नंबर ये जो है सही होगा, अव्ययी भाव समास ही इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, संस्कृत भाषा में आदि कवि की उपाधि से किसे विभूषित कवि कौन है। तो संस्कृत भाषा में जो आदि कवि के नाम से जाने जाते हैं वो आपके वाल्मीकि को जाना जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, पठ धातु का लड लकार के माध्यम पुरुष एक वचन का क्या रूप होता है, ये बताना है। तो इसमें जो है अपटह, ये बिल्कुल सही होगा, सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। आप लोग इसको देख लीजिएगा। चलिए, सुमेलित करना है और सुमेलित करने के साथ साथ ऑप्शन भी दिखाते हैं। चलिए बताइए, सुबंधु, तो इसमें ऑप्शन जो सही होगा सुबंधु वासवदत्ता हो जाएगा। इसका वासवदत्ता पहला जो है पहला ही होगा, तो इसका पहला ही होगा। दूसरा बाण हर्षचरित है, बाण को हर्षचरित, बाण भट्ट हर्षचरित। नेक्स्ट है दंडी काव्यदर्श, दंडी काव्यदर्श, तो एक बचा है अंबिका दत्त शिवराज विजयम। ऑप्शन देखते हैं कौन सा सही है इसका, तो इसमें पहला ही मिल रहा है जो कि पहला सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आप लोग इसको गद्यांश को पढ़ेंगे, और हमें उम्मीद है कि पढ़ लिए होंगे, और पढ़ने के साथ साथ आप लोग आंसर इसके जो है प्रश्न को भी देख रहे हैं। संसार में किसकी प्रतिष्ठा है ये बताना है। तो संसार में जो प्रतिष्ठा है वो आपका सत्य की प्रतिष्ठा है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट को देखेंगे। इंग्लिश के प्रश्न लेते हैं। तो इंग्लिश में 31 नंबर में जो सही है वो आपका सी ऑप्शन जो है, यहाँ पे एरर है 31 सी में जो है नो एरर है, नहीं सी में एरर है, इज इट नॉट। ठीक, यहाँ पे इज इट नॉट के स्थान पे जो है सी ऑप्शन में एरर है। यहाँ पे इज इट नहीं होकर इट के स्थान पे ही होना चाहिए, इज नॉट ही। ठीक, चलिए नेक्स्ट की तरफ बढ़ेंगे। क्योंकि इट जो है आप लोग जानते हैं ये किसी वस्तु के लिए जो निर्जीव होता है उसके लिए प्रयोग होता है। ठीक है, तो यहाँ पे इसके साथ ये जो कर्ता है यानी सब्जेक्ट है ये यहाँ पे आके लगेगा। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। तो 32 नंबर में जो ऑप्शन सही होगा वो आपका पहला ही जो है सही हो जाएगा। इसमें सी सैड एंड मिजरेबल लिखा गया है, जो यहाँ पे आपका मिजरेबल में एम कॉन्सोनेंट है। ठीक है, पार्ट ए में गलती है क्योंकि मिजरेबल में जो है यम कॉन्सोनेंट है, इसलिए यहाँ पे एन का प्रयोग नहीं होगा। सभी लोग जानते हैं ये एन का प्रयोग ना होकर के यहाँ पे ए का प्रयोग होना चाहिए था। ठीक है, चलिए इसी के साथ अगले प्रश्न को देखते हैं। तो 33 नंबर में देखा जाए तो 33 नंबर में भी एरर ही ढूंढना है। तो इसमें बी सही हो जाएगा। हैज टू के स्थान पर हैज, सभी लोग जानते हैं हैज
के साथ तीसरा जो है रूप लगता है टू टेकन हो जाएगा, यहाँ पे ऑप्शन टेकन होगा। ठीक है, ये तो यहाँ पे बी ऑप्शन में एरर है। नेक्स्ट पे चलेंगे। तो अंडरलाइन को इम्प्रूव करना है, सही है गलत है, क्या होगा अगर सही गलत होगा तो इसमें 34वें ऑप्शन जो सही होगा वो आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो इसमें इंस्टेंटली होगा यहाँ पे। ठीक है, ऑप्शन सी सही होगा। नेक्स्ट को देखेंगे 35 नंबर में। तो 35 नंबर में जो अंडरलाइन हुआ है उसके जो है क्या इम्प्रूवमेंट करना है या नहीं करना है ये बताना है। तो इसमें सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। हार्ड वर्किंग पीपुल, हार्डली नहीं होता है, हार्ड वर्किंग पीपुल होता है। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। ठीक, नेक्स्ट पे चलेंगे। इसमें पश्चिम वॉइस में इसको बदलना है। जो आपकी ये सेंटेंस लिखा गया है, जो एक मिनट, ये सेंटेंस जो लिखा गया है इसको आप लोग पश्चिम वॉइस में मतलब बदलना है, या अगर एक्टिव पश्चिम में ही बदलना है। ठीक, चलिए देखते हैं। तो 36 में जो सही होगा वो आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, जो कि एन ओल्ड सारी वाज टेकन टू द बिगर बाई सयाली। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट पे चलेंगे। तो इसमें अपोजिट वर्ड ढूंढना है। सिलिबेट का अपोजिट जो होगा वो आपका सी ऑप्शन हो जाएगा, प्रोमिसियस। नेक्स्ट को देखते हैं। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, जिसको हम लोग मुहावरा के रूप में जानते हैं हिंदी में। तो ए लिस्ट ऑफ बुक, इसका मुहावरा क्या होता है? तो इसका जो सही आंसर होगा वो फर्स्ट आंसर सही हो जाएगा, इंडेक्स ही सही होगा। नेक्स्ट को देखेंगे। इसमें कंप्रीहेंशन है, आप लोग पढ़िए, पोएट्री के रूप में दिया गया है। उसके बाद ऑप्शन को देखते हैं। हु इज़ द ऑथर ऑफ द पोएम? तो पोएम के लेखक के बारे में पूछा जा रहा है। तो इसका लेखक जो है वो स्वामी विवेकानंद जी हैं। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। फिर कंप्रीहेंशन आपका दिया गया है, पैसेज है ये। चलिए थोड़ा थोड़ा पढ़िए जिससे दिखने लगे, बराबर दिख रहा होगा। आगे बढ़ जाइए, प्रश्न को देखिए। 40 नंबर में जो सही होता है ऑप्शन डी सही हो जाएगा इसका, ए और बी। नेक्स्ट है। तो 100 सेंटीमीटर की फोकस दूरी के अवतल लेंस की क्षमता कोई गणना करना है इसमें। तो चलिए देखते हैं। तो यफ बराबर यहाँ पे कितनी दिया गया है, फोकस दूरी जो दिया गया है आपका 100 सेंटीमीटर दिया गया है। तो यफ बराबर जो है वो आपका, और अवतल लेंस की बात करते हैं तो यहाँ पे निगेटिव के साथ 100 हो जाएगा। ठीक है, तो -100 सेंटीमीटर जो है आपका यफ दिया गया है। तो पी ज्ञात करना है, फोकस दूरी ही तो निकालनी है। तो पी बराबर होता है 100 बटे फोकस दूरी, यानी सेंटीमीटर में, और से निकाल लेंगे। तो आप लोग 100, यहाँ जगह नहीं है यहाँ लिखते हैं, तो 100 बटे 100 कर देंगे, और वो भी -1 के साथ लगा है काट देंगे। तो माइनस जो है 1 इसका आंसर हो जाएगा। तो -1 इसका सी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट पे चलेंगे। मानव नेत्र में रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब क्या होगा? 142 का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। जो मानव नेत्र पर रेटिना बनता है वो उल्टा होता है, परंतु सीधा दिखाई देता है। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट पे देखेंगे। भविष्य में त्वचा रोग किस कारण बढ़ेंगे? तो त्वचा रोग जो बढ़ेंगे वो आपका ओजोन परत की क्षति से ही जो है त्वचा रोग बढ़ेंगे, क्योंकि ओजोन परत जो पराबैंगनी किरणों को रोक लेती है, अगर उसमें क्षत हो जाएगा तो पराबैंगनी किरणें सीधा पृथ्वी पे आएंगी, तो हमारे शरीर में जो है स्किन कैंसर का यानी त्वचा रोग का कारण बनाएंगी, और त्वचा रोग में कैंसर का कारण अक्सर बनेगी। ठीक है, ऑप्शन डी सही होने के साथ अगले प्रश्न देखते हैं। कोयले के दहन की अभिक्रिया का प्रकार क्या है? तो कोयला जो दहन होता है उसमें क्या कहते हैं, संयोजन की क्रिया होती है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका सही होगा। नेक्स्ट इसी के साथ अगला प्रश्न है। कौन सी एक निष्क्रिय गैस है? तो इसमें निष्क्रिय गैस कौन सा है? बहुत अच्छा प्रश्न है। आर्गन जो है ये निष्क्रिय गैस है, और हीलियम भी होता है, सबसे हल्की गैस हीलियम होती है। इसमें आर्गन सही हो जाएगा आपका। नेक्स्ट है अगला प्रश्न है, ताम्र ग्लास का रासायनिक सूत्र बताना है। तो इसमें ताम्र ग्लास का जो रासायनिक सूत्र होता है कॉपर सल्फेट, जिसको हम लोग कैल्फोसाइड भी कहते हैं। तो
2O, ये ऑप्शन नहीं, सल्फेट की बात किया जा रहा है, पहला ही ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि किस हार्मोन्स की कमी से मधुमेह रोग हो जाता है। तो इसमें कौन सा वो हार्मोन है जिसकी कमी से मधुमेह रोग, जिसको हम लोग इंग्लिश में शुगर कहते हैं, तो इसमें इंसुलिन की कमी हो जाती है, सभी लोग को मालूम है। ठीक, चलिए नेक्स्ट को देखेंगे। पुष्पीय पादपों में निषेचन कैसे होता है। बीजांड में होता है, अंडाशय में होता है, परागनलिका में होता है या भ्रूणकोश में होता है। तो 49 में ऑप्शन जो सही होगा वो डी ऑप्शन सही हो जाएगा। इसमें जो है भ्रूणकोश में इसका निषेचन होता है पुष्पों का। नेक्स्ट है, कौन सा आनुवांशिकी पदार्थ है, आरएनए, डीएनए, राइबोसोम या माइटोकॉन्ड्रिया। तो इसमें डीएनए जो होता है ये आनुवंशिकी पदार्थ है, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगर किसी के बारे में जानकारी करना हो कि तो डीएनए ही जांच होता है उसका। ठीक है, डीएनए से पता चल जाता है, सभी लोग जानते हैं। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न गणित का है। गणित के आप 20 प्रश्न जो है सर के माध्यम से इसको सॉल्व कराया जा रहा है। 8 से 10 मिनट का वीडियो है, आप लोग वहाँ जाकर के इसको जो है शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से या शॉर्ट के माध्यम से देख सकते हैं। तो हम लोग चलते हैं 71 के प्रश्नों को देखते हैं। तो इसका संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान को स्वीकृत कब किया गया था। और ये गणित का प्रश्न हल करने के लिए अगर आप लोग चाहते हैं कि इसके पीडीएफ हमको मिल जाए तो इसका पीडीएफ लेने के लिए आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल द मास्टर प्रकाश क्लासेस को ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ से इसके जो है पीडीएफ को आप लोग डाउनलोड करके सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, और हमारे मैथ के सर के द्वारा भी जो इसको सॉल्व कराया जाता है, अन्यथा वहाँ से भी आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं 71 यानी 71वें प्रश्न को। तो इसमें संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान को कब स्वीकृति मिली ये बताना है। जो सही होगा वो कौन सा होगा। 15 अगस्त 1947 को इसकी स्वीकृति मिली थी, या 30 जून 1939 को मिली थी, या 26 नवंबर 1949 को, या 26 जनवरी 1950 को। कमेंट करके आप लोग बताएंगे, बहुत अच्छा प्रश्न है। तो इसकी स्वीकृति जो हमको मिली थी वो 26 नवंबर 1949 को मिल गई थी। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, और 26 नवंबर 19 को ही इसको जो है माना जाता है। ठीक है, इसको अंतिम रूप भी इसी दिन को दिया गया था। नेक्स्ट पे चलेंगे। भूपरपट्टी पर द्रव्यमान प्रतिशत के रूप में से कौन सा एक सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। सिलिकॉन है, ऑक्सीजन है, कार्बन है, कैल्शियम है। तो 72 नंबर में जो है सबसे अधिक पाया जाने वाला ऑक्सीजन होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सॉरी माफ़ कीजिएगा, बी जो है सही होगा। ठीक है, मुंह से निकलता कुछ है और लगाया कुछ जाता है। तो चलिए देखते हैं। तो इसमें सबसे अधिक ऑक्सीजन ही मिलती है जो कि 46.8% के बराबर होती है। उसके बाद दूसरे नंबर पे सिलिकॉन आता है आपका। चलिए नेक्स्ट, दूसरे नंबर पे पूछा जाएगा तो सिलिकॉन हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। और उसके बाद अगला है, कौन एक भारत की सबसे पुरानी तेल शोधक इकाई है। बहुत अच्छा प्रश्न है, सभी लोग जानते हैं। ये जो है असम में पहली बार तेल का कुआँ जो खोदा गया था वो कहाँ पे खोदा गया था, डिगबोई में खोदा गया था। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट की तरफ बढ़ेंगे। तो किस नदी का उद्गम स्थल भारत में नहीं है। बहुत अच्छा प्रश्न है। तो भारत में जिसका उद्गम स्थान नहीं है वो आपका जो है सतलज हो जाएगा। सतलज जो है तिब्बत की पठार से जो है ये निकल के आता है, सभी लोग जानते हैं। ठीक, वहाँ पे एक ग्लेशियर है, वहीं से निकलती है, जहाँ से आपका क्या कहते हैं ये सिंधु, सतलज और ब्रह्मपुत्र तीनों नदियाँ वहीं से आती हैं निकल के। ऑप्शन डी सही होगा। नेक्स्ट है, बाकी तीनों का जो है भारत में उद्गम हुआ है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। अरावली पर्वत का सर्वोच्च शिखर क्या कहलाता है। तो अरावली पर्वत का सर्वोच्च शिखर गुरु शिखर के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका सही हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट पे चलेंगे। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किससे संबंधित है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो संबंधित है वो ओजोन परत क्षय से संबंधित है। तो ओजोन परत क्षय ऑप्शन नंबर फर्स्ट में ही लिखा गया है जो कि सही हो जाएगा। और 16 सितंबर 1987 16 सितंबर को जो है हम लोग ओजोन दिवस के रूप में, ओजोन क्षय दिवस के रूप में भी मनाते हैं। तो 16 सितंबर और सन था 1987 का। ठीक है, इसी में जो है इसको खोला गया था। और ये प्रभावी कब आया है, एक साल बाद जो है 1 जनवरी 1900 क्या कहते हैं लगभग 1 साल क्या कह सकते हैं, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी में ही 1 जनवरी
यहाँ पे 87 करिए भाई, गलत हो जाएगा अन्यथा। तो 1 जनवरी और 1989, यहाँ पे 87 में ये बना और 89 में ये प्रभावित हुआ। लगभग 1 साल 3-4 महीने लगभग लग गए थे। ठीक है, तो ये ऑप्शन नंबर इसका फर्स्ट ओजोन 6 सही हो जाएगा। अगला है, भारत को कितने भूकंपीय जोखिम अंचलों में विभाजित किया गया है? बहुत अच्छा प्रश्न है। तो 77 में जो सही होता है वो आपका प्रश्न नंबर पहला ही सही होगा। इसको 5 अंचलों में विभाजित किया गया है। ऑप्शन फर्स्ट सही हो जाएगा। और 5 अंचलों की बात करते हैं तो पहला आंचल जो होता है उसको हम लोग जो है अधिकतम प्रभाव क्षेत्र के नाम से, जोन भी के नाम से जानते हैं। और दूसरा जो है अधिकतम प्रभाव का क्षेत्र, जैसे जोन 6 के नाम से जानते हैं। और मध्यम प्रभाव का क्षेत्र जो है जोन 3 के नाम से जानते हैं। न्यूनतम प्रभाव का क्षेत्र जोन 2 के नाम से जानते हैं। और इसके स्थान भी है, जोन 2 जो है पश्चिमी कर्नाटक में लगभग होता रहता है ये। और अंतिम जो है न्यूनतम प्रभाव क्षेत्र जो है फर्स्ट है। तो इसका प्रभाव अक्सर देखने को मिलता है दक्षिण व पूर्वी राजस्थानों में, पश्चिमी मध्य प्रदेशों में, छत्तीसगढ़ में अक्सर। ठीक है, चलिए इसी के साथ अगला प्रश्न देखते हैं। भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक बैंक कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक बैंक बताना है। तो इसमें स्टेट बैंक ऑफ इंडिया SBI जिसको हम लोग जानते हैं, बी ऑप्शन इसका सही होगा, सभी लोग जानते हैं। और इसकी स्थापना की बात करते हैं तो 1 जुलाई 1955 में इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, इसके मुख्यालय की बात करते हैं तो कहाँ पे है? मुंबई में। चलिए इसी के साथ अगले प्रश्न को देखते हैं। एक अंश देशांतर को पार करने में पृथ्वी कितना समय लेती है? बहुत अच्छा प्रश्न है। तो ये एक देशांतर को पार करने में पृथ्वी जो समय लेती है वो आपका 4 मिनट का समय लेती है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, सूची फर्स्ट और सेकंड को मिलान करना है। चलिए देखते हैं सूची फर्स्ट। ब्रह्म समाज की स्थापना, ब्रह्म समाज ये कहाँ बना था ये बताना है। तो ब्रह्म समाज जो है कलकत्ता में बना था। ऑप्शन नंबर सी के साथ मिलाएंगे। अगला है मानव धर्म सभा, तो मानव धर्म सभा सूरत में, ये इसी के साथ हो जाएगा। आर्य समाज तो बम्बई में। और नदवा उलमा ये लखनऊ। ठीक है, इसी के साथ देखते हैं कौन सा सही हो जाएगा। तो इसमें ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा, ये मिलान सही है। ठीक, नेक्स्ट चल देखेंगे, किस विधि द्वारा छात्रों में विचार तथा निर्णय शक्ति का विकास होता है? कौन सी विधि है ये बताना है। अब हम लोग थोड़ा तेजी के साथ प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। तो इसमें 81 नंबर में ऑप्शन फर्स्ट सही, समस्या समाधान विधि जो है ये विचार या निर्णय करने की शक्ति को विकास का जन्म देता है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही होगा इसका, क्योंकि जल्दी जल्दी करने का तात्पर्य है कि क्वेश्चन बड़े हैं और हमारे जो है वीडियो थोड़ा ज़्यादा लंबे हो जाते हैं। तो बालकों को जितना संभव हो बताया जाए और उनको जितना अधिक संभव हो खोजने के लिए प्रोत्साहित किया जाए। हर्बर्ट स्पेंसर के इस कथन को आधार मानकर किसने खोज ह्यूरिस्टिक अनुसंधान विधि का प्रतिपादक किया? कह सकते हैं कि ह्यूरिस्टिक विधि की खोज किसके द्वारा किया गया ये बताना है। तो ये ह्यूरिस्टिक विधि की खोज जो किया गया था वो आर्मस्ट्रांग के द्वारा किया गया था, सभी लोग को मालूम होगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका सही होगा। ये बड़ा प्रश्न हो गया, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है आप लोग को। ठीक है, यहाँ पे ह्यूरिस्टिक देख लिए, खोज देख लिए, बस आंसर मारना है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न में कौन सी शिक्षण विधि नहीं है? व्याख्या, वर्णन, रुचि या प्रयोग दर्शन। तो इसमें जो शिक्षण विधियाँ नहीं हैं वो आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। रुचि का सिद्धांत कोई शिक्षण विधि नहीं है, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। नेक्स्ट को देखेंगे, शिक्षा के अधिकार के क्रियान्वयन की प्रमुख चुनौती कौन सी है? तो 84 में ऑप्शन नंबर जो सही होता है वो आपका डी सही हो जाएगा। उपयुक्त सारे हैं। ठीक, तो पहला भी सही, दूसरा भी सही, तीसरा सही होने के साथ साथ चौथा ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, शिक्षण अधिगम सामग्री के रूप में त्रयायामी आकृतियों का प्रयोग किन बालकों के माध्यम शिक्षण के लिए किया जाता है? श्रवण बाधित, दृष्टि बाधित, वाक बाधित या अस्थिर बाधितता के लिए बताइए कमेंट करके कौन सा सही होगा। 85 में जो सही होगा बी ऑप्शन सही होगा। ये दृष्टि बाधित
बालकों के लिए जो है होता है। ऑप्शन नंबर बी सही होने के साथ अगला प्रश्न है एनसीएफ 2005 के अनुसार सीखने संबंधित सर्वोत्तम परिणाम प्राप्त करने की कुंजी कौन सी है? प्रयोग है, सहभागिता है, भ्रमण है या योग्यता है? 86 का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ये जो है सहभागिता का जो है कुंजी कहलाती है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा आपका। नेक्स्ट प्रश्न है कौन सा छात्र मूल्यांकन के चतुर्थ सोपान की ओर संकेत करता है? तो कमेंट करके बताइए। नियोजन, मूल्यांकन, पदों की रचना करना, परीक्षा की जांच करना। तो 87 में ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, जो कि जिसका प्रथम सोपान जो है इसमें ऑप्शन नंबर डी परीक्षा की जांच करना है। जिसका प्रथम सोपान होता है नियोजन, दूसरा सोपान होता है पदों की रचना, तीसरा सोपान होता है परीक्षा की जांच और चौथा सोपान होता है मूल्यांकन करना। अगले प्रश्न को देखेंगे। विद्यालय भवन का आकार किस प्रकार का नहीं होता है? तो विद्यालय भवन का जो आकार होता है वो ए आकार, आई आकार, ई आकार या डी आकार। तो विद्यालय भवन का आकार जो होता है वो आपका डी आकार का नहीं होता है। तो डी आकार का कोई भवन नहीं होता है, ठीक है। विद्यालय भवन के आकार जो होते हैं वो लगभग कह सकते हैं EHILTUY इत्यादि प्रकार के होते हैं, ठीक। इसमें ए भी जो है दिया गया है कन्फ्यूजन के लिए, लेकिन इसका ऑप्शन डी सही होगा यहाँ पे, ठीक है। चलिए आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि इसका कौन सा आंसर सही होगा। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। कौन सी अनौपचारिक शिक्षण की विशेषता है ये बताना है। तो 89 का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। उपयुक्त सभी, पहला भी सही होगा, दूसरा भी सही होगा, तीसरा सही होने के साथ उपयुक्त सारे सही हो जाएंगे, ठीक। नेक्स्ट को देखेंगे। कौन सा कथन समावेशन का सबसे अच्छा वर्णन करता है? तो समावेशन का सबसे अच्छा वर्णन जो करता है वो कौन सा हो जाएगा? चलिए देखते हैं। आप लोग कमेंट करके बताइए। ऑप्शन आप लोग को दिख रहा होगा, थोड़ा बड़ा प्रश्न है इसलिए ऑप्शन पढ़ने के लिए समय थोड़ा दिया जा रहा है। तो इसका ऑप्शन नंबर जो सही होता है वो आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। इसमें यह एक दर्शन है कि सभी बच्चों को नियंत्रित विद्यालय प्रणाली के समान शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है। यह ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है सर्वप्रथम व्यक्ति के 4 अर्थ किसने बताए? बहुत अच्छा प्रश्न है। व्यक्ति के 4 अर्थ किसने बताया है सर्वप्रथम, ये बताना है। कमेंट करके आप लोग फटाफट आंसर देते रहेंगे। तो सिसरो के द्वारा 4 अर्थ बताया गया है व्यक्तित्व के। ऑप्शन नंबर डी बी सही होगा। नेक्स्ट है कौन संवेग की श्रेणी में नहीं आता है? भय, क्रोध, वात्सल्य, युयुत्साह। तो जो संवेग की श्रेणी में नहीं आता वो युयुत्साह हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। नेक्स्ट है किशोरावस्था में शिक्षा का स्वरूप निम्न में से क्या होना चाहिए? स्वास्थ्य की सुरक्षा, संवेगों का शोधन या भाषा विकास पर बल या शारीरिक शिक्षा। कमेंट करके फटाफट उत्तर देते रहें। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, जो कि शारीरिक संवेगों का शोधन जो है बिल्कुल राइट आंसर होगा इसका। नेक्स्ट पे चलेंगे। प्रभावी और अस्थायी शिक्षा ग्रहण के लिए शिक्षा संग्रहणकर्ता के पास क्या होना चाहिए? चलिए दिख रहा होगा आप लोग को। तो इसमें जो है योग्यता और प्रेरणा का वांछित स्तर होना चाहिए, जिससे कि जो है शिक्षण ग्रहण करने मतलब जो है प्रभावी या अस्थायी शिक्षण हो सके। ऑप्शन डी सही हो जाएगा इसका। नेक्स्ट है किस शिक्षण का संबंध विद्यार्थियों के चरित्र निर्माण से होता है? ज्ञानात्मक शिक्षण, भावनात्मक शिक्षण, मनोगत्यात्मक शिक्षण या कोई नहीं। तो इसमें ऑप्शन नंबर जो सही होगा बी सही हो जाएगा। इसमें भावनात्मक शिक्षण के तहत जो है विद्यार्थियों का चरित्र निर्माण होता है। ऑप्शन नंबर बी नेक्स्ट भी सही होगा। नेक्स्ट पे चलेंगे। किसी कक्षा में संवाद संग्रह की संभावना को किससे बढ़ाया जा सकता है? तो संवाद संभावना को जो बढ़ाया जाता है, संवाद संग्रह ग्रहण करने की संभावना को जिससे बढ़ता है वो आपका हो जाएगा दृष्टिकोण स्थापित करके जो है बढ़ाया जा सकता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है एक बच्चे की कॉपी में, ऑप्शन लगभग दिख रहा होगा, एक बच्चे की कॉपी में लिखने में विपरीत छवियां यानी कि उल्टा जो है चित्र बना है, दर्पण छवि जैसे आदि गलतियां मिलती हैं। इस प्रकार का बच्चा किस लक्षण को प्रदर्शित करता है? जैसे किसी बच्चे को अगर देखा जाए ई बनाने को कहा जाए तो बच्चा ई तो ऐसे बनता है, ठीक है, लेकिन वो उल्टा बनाता है, इस प्रकार से बनाता है। इसका तात्पर्य यह है प्रश्न का। तो उसमें जो है किस प्रकार के लक्षण दिख रहे हैं? अधिगम में असुविधा के लिए या अधिगम में असफलता के कारण या
अधिगम में कठिनाई या अधिगम में समस्या, तो इसका ऑप्शन नंबर जो सही हो जाएगा वो आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अधिगम में अशक्तता के कारण जो है ऐसे लक्षण दिखते हैं, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है व्यक्तिक अंतरों में, रुक जाइए आप लोग को दिखने लगे आंसर, चलिए हमें उम्मीद है कि दिख रहा होगा। व्यक्तिक अंतरों का ज्ञान शिक्षकों की मदद किस में करता है ये बताना है, तो इसमें जो करता है वो आपका सी ऑप्शन के साथ करता है। सभी शिक्षार्थियों की व्यक्तिगत आवश्यकताओं का आकलन करने और उसके अनुरूप उन्हें पढ़ाने में जो है ये मदद करता है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है लेव वाइगोत्स्की के अनुसार, चलिए देखते हैं लेव वाइगोत्स्की के अनुसार क्या है, सभी लोग जानते होंगे, ऑप्शन पढ़िए और बताइए उत्तर क्या होगा कमेंट बॉक्स में। तो लेव वाइगोत्स्की के अनुसार भाषिक विकास मानव चिंतन के स्वभाव को बदल देता है। तो ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट को देखेंगे, एक बहुत अच्छा बड़ा प्रश्न है, पहले प्रश्न को पढ़ते हैं उसके बाद अच्छा साथ साथ देख लेते हैं। चलिए दिख रहा होगा, ऑप्शन भी दिख रहा होगा आप लोग को। तो इसमें एक शिक्षिका को एक समान गिलासों को प्रदर्शित कर एक शिक्षिका दो एक समान गिलासों को प्रदर्शित करती है जो जूस की समान मात्रा से भरे हुए हैं। वह उन्हें दो भिन्न गिलासों में खाली करती है, जिसमें से एक लंबा है और दूसरा चौड़ा है। वह बच्चों को उस गिलास की पहचान करने के लिए कहती है जिसमें जूस ज़्यादा है। बच्चे प्रत्युत्तर देते हैं कि लंबे गिलास में जूस ज़्यादा है। शिक्षिका के बच्चों को क्या कठिनाई है ये बताना है, तो उसमें जो कठिनाई हो रही है वो आपका विकेंद्रीकरण की कठिनाई हो रही है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसी के साथ अगला प्रश्न है विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। बहुत अच्छा प्रश्न है, ऐसे प्रश्न अक्सर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, सभी लोग को मालूम भी होगा हमें उम्मीद है। तो विश्व पर्यावरण दिवस जो मनाया जाता है वो आपका कमेंट करके बताइए फटाफट। 5 जून को मनाया जाता है, ऑप्शन नंबर 20 का सही होगा। ठीक, चलिए मिलान कर लीजिए आप लोग। अगर 12 जून की बात करते हैं तो 12 जून को विश्व बाल श्रम निषेध दिवस मनाया जाता है 12 जून को। और 21 जून को क्या मनाया जाता है, तो 21 जून को योग दिवस, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में हम लोग मनाते हैं। ठीक, और विश्व संगीत दिवस को भी इसी दिन मनाते हैं। और 29 जून को राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस के रूप में मनाया जाता है, सांख्यिकी दिवस, राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस। नेक्स्ट को देखेंगे और राष्ट्रीय खेल दिवस, बहुत अच्छा प्रश्न, ये मेजर ध्यानचंद के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में मनाया जाता है जो कि 29 अगस्त है। कहाँ पे है ऑप्शन, पहला ही ऑप्शन इसका सही है। ठीक है, चलिए और बात करते हैं 11 जुलाई की, तो 11 जुलाई को जनसंख्या दिवस के रूप में मनाया जाता है। और अगला है 28 जुलाई, तो 28 जुलाई विश्व प्राकृतिक संरक्षण दिवस के रूप में मनाया जाता है, विश्व प्राकृतिक संरक्षण दिवस, ध्यान रखिएगा। और 12 अगस्त की बात करते हैं तो 12 अगस्त को विश्व युवा दिवस के रूप में मनाते हैं। आप लोग बताएंगे कि विश्व युवा दिवस जो मनाते हैं 12 अगस्त को वो किसके जो है जन्मदिन के अवसर पर मनाया जाता है, कमेंट करके आप लोग बताएंगे। ठीक, चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगले प्रश्न पूछा जा रहा है 5 सितंबर किस रूप में मनाया जाता है। बहुत अच्छा प्रश्न है। तो 5 सितंबर आपका जो मनाया जाता है वो आपका राष्ट्रीय शिक्षक के रूप में मनाया जाता है, ऑप्शन नंबर इसका जो है फर्स्ट ही सही हो जाएगा। और हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है, कितनी 14 सितंबर के सभी 14 सितंबर। और विश्व ओजोन दिवस 16 सितंबर को। और क्या कहते हैं विश्व साक्षरता दिवस 8 सितंबर को। ठीक है, नेक्स्ट उत्तर प्रदेश की विशिष्ट नृत्य शैली कौन सी है, चलिए देखते हैं कौन सी शैली है उत्तर प्रदेश की। तो इसमें कथक जो है ये उत्तर प्रदेश की नृत्य है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही इसका सही हो जाएगा। और भारतनाट्यम कहाँ की है, तमिलनाडु की है। ओडिसी उड़ीसा की है, इससे स्पष्ट हो रहा है। या कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश की है, कुचिपुड़ी कहाँ की है, आंध्र प्रदेश की है। चलिए अगले प्रश्न है चौफुला क्या है। बहुत अच्छा प्रश्न है। 105 में चौफुला क्या है, तो चौफुला एक नृत्य है। और ये नृत्य कहाँ का है, ये नृत्य उत्तराखंड का है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। बद्रीनाथ मंदिर कहाँ स्थित है, तो बद्रीनाथ मंदिर जो स्थित है वो आपका चमोली जनपद में उत्तराखंड में स्थित है। ठीक, नेक्स्ट को देखेंगे
और इस मंदिर का निर्माण जो है 9वीं शताब्दी में हुआ है। ठीक है, बद्रीनाथ का जो है 9वीं शताब्दी में हुआ है और शंकराचार्य जी के द्वारा इसको कराया गया था। नालंदा नदी के तट पर स्थित है, बाएं तट पे स्थित है। ठीक, नेक्स्ट पे चलेंगे। सुप्रसिद्ध संगीतज्ञ रविशंकर का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो 107 का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। इनके द्वारा जो है सितार वादक कहा, इनको सितार वादक के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन नंबर बी सही होगा इसका। नेक्स्ट है 108, अकबरनामा किसके लेखक कौन है? तो अकबरनामा के लेखक जो हैं वो हमारे अबुल फजल जी हैं। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। नेक्स्ट पे चलेंगे। हुमायूं नामा के लेखक कौन है? बहुत अच्छा प्रश्न। तो हुमायूं नामा के लेखक हमारे हैं ये गुलबदन बेगम। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। नेक्स्ट पे चलेंगे। किला ए कोहना मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? तो इसका निर्माण जो करवाया गया था वो शेरशाह सूरी के द्वारा करवाया गया था। ऑप्शन नंबर जो है क्या कहते हैं सी सही हो जाएगा। शेरशाह सूरी ने ही जो है ग्रैंड टैंक, जिसको हम लोग जीटी रोड के नाम से जानते हैं, उसका भी निर्माण इन्हीं ने ही करवाया था। ठीक है, और अगर बात करते हैं ये किला ए कोहना मस्जिद कहाँ पे स्थित है? तो ये जो है आपका कह सकते हैं पुराने दिल्ली के पुराने किले के भीतर में ये स्थित है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। भारत और किस देश के बीच धर्म गार्डियन 2018 युद्ध अभ्यास शुरू किया गया? बहुत अच्छा प्रश्न। धर्म गार्डियन 2018 जो युद्ध हुआ है वो आपका ये रूस के मध्य हुआ है, भारत और रूस के मध्य। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और ये पापुआ न्यू गिनी में जो है हुआ है। ठीक है, चलिए नहीं, पापुआ न्यू गिनी में नहीं हुआ है, ये मिजोरम राज्य के वारंगते में शुरू किया गया था। ठीक है, मिजोरम का एक स्थान है, जो मिजोरम राज्य है वहाँ पे एक स्थान है, वारंगते नाम है इसका, वहाँ पे इसको शुरू किया गया था। ठीक, नेक्स्ट पे चलेंगे। नेक्स्ट में पूछा जाएगा पोलियो प्रकोप के कारण आपातकाल घोषित किया गया था, किस राज्य में घोषित किया गया था आपातकाल पोलियो प्रकोप के कारण? ये बताना है। वो ये जो घोषित किया था पापुआ न्यू गिनी को जो है इसको घोषित किया गया था। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। नेक्स्ट है किस खिलाड़ी ने फीफा विश्व कप 2018 में हैट्रिक लगाई है? तो इसमें जो हैट्रिक लगाया गया है 2018 में वो है हमारे रोनाल्डो। ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही होगा। नेक्स्ट है राष्ट्रीय स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण पुरस्कार 2018 का सर्वश्रेष्ठ अवार्ड किस राज्य को मिला? तो ये जो राज्य है वो आपका हरियाणा है, सभी लोग जानते हैं हरियाणा, बिल्कुल सही होगा इसका। नेक्स्ट है प्रतिष्ठित सियोल पीस प्राइज 2018 का अवार्ड किसे दिया गया है? 115 में। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नरेंद्र मोदी को ये अवार्ड मिला है, हमारे प्रधानमंत्री जी हैं। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2018 में भारत का कौन सा स्थान रहा है? तो भूखमरी के स्थान जो है 2018 में भारत का कौन सा रहा ये बताना है। तो 116 में सी 130वां स्थान भारत का ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2018 में रहा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। और वर्तमान 2021 में जो है इसका कौन सा स्थान है, कमेंट करके आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ठीक, चलिए हम जो है इसके आंसर को कमेंट बॉक्स में पिन करवा देंगे। ठीक है, आप लोग वहाँ से देख सकते हैं। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है किस राज्य सरकार द्वारा निर्माण कुसुम योजना की शुरुआत किया गया है? तो निर्माण कुसुम योजना का शुरुआत जो किया गया है वो आपका उड़ीसा सरकार के द्वारा किया गया है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है हाल ही में किस भारतीय क्रिकेटर ने एक दिवसीय मैचों में लगातार 3 शतक लगाए हैं? तो विराट कोहली के द्वारा एक दिवसीय में 3 शतक लगातार लगाया गया है। ऑप्शन नंबर जो है पहला ही इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है ग्रीन पीस के द्वारा जारी की गई एक रिपोर्ट के मुताबिक कोका कोला और कौन सी कंपनी सबसे अधिक प्लास्टिक प्रदूषण फैलाने, और एक और कंपनी है वो कौन सी है ये बताना है। तो इसमें ये जो है नेस्ले है। ऑप्शन नंबर तीसरा इसका सही होगा। नेस्ले के हम लोग जो है जैसे कि मैगी वगैरह जो आते हैं या नूडल्स आते हैं सभी लोग जानते हैं, उसी के आते हैं नेस्ले। ठीक, चलिए अगले प्रश्न को देखा जाए। अगले प्रश्न में किस राज्य की पुलिस ने डायल FIR योजना, बहुत अच्छा प्रश्न है, डायल FIR योजना की शुरुआत किया है? तो इसकी शुरुआत जो है उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा किया गया है। ऑप्शन नंबर डी सही होगा इसका। नेक्स्ट है 1 मिनट, हाँ ठीक, चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। उत्तर प्रदेश के किस शहर में कृषि कुंभ 2018 का आयोजन किया गया है? तो 121 में। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा क्योंकि सभी लोग जानते हैं
कि कुंभ जो है कहाँ पे है, 2018 का लगा था ये श्री लखनऊ में इसका शुरुआत किया गया था, लेकिन कुंभ जो है ये प्रयागराज में है। ठीक लगता है, लगा था। ठीक, चलिए अगले प्रश्न को देखा जाए। तो 122 प्रश्न नंबर 122 में बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे का नया नाम किसके नाम पर रखा गया है? बताएंगे कमेंट करके आप लोग। तो बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का नया नाम अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर रखा गया है, जिसको अब हम लोग अटल पथ के नाम से जानेंगे। ठीक है, इसका नाम क्या है? अटल पथ। पहला ऑप्शन इसका सही होगा। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश भारत भारती पुरस्कार 2017 से किसे सम्मानित किया गया? तो ये जो सम्मानित किया गया है ये आपके रमेश चंद्र शाह को सम्मानित किया गया। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है 124, कर्मयोगी जिसको योगी आदित्यनाथ के जीवन पर आधारित पुस्तक लिखी गई है उसको किसने लिखा है ये बताना है। तो इसको रमेंद्र सिन्हा के द्वारा लिखा गया है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, गोल्ड कोस्ट राष्ट्रमंडल खेलों या 11वें कॉमनवेल्थ गेम 2018 में भारोत्तोलन में महिलाओं को के 53 किलोग्राम भार संवर्ग में भारत को संजीता चानू के कौन सा पदक जीता है ये बताना है। संजीता चानू के द्वारा कौन सा पदक जीता गया है 51 किलोग्राम भार में भारत के द्वारा? तो 125 का ऑप्शन नंबर आपका सही होता है। सी स्वर्ण पदक उनके द्वारा जीता गया था। ऑप्शन नंबर डी सी सही हो जाएगा इसका। नेक्स्ट पे चलेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश में सौभाग्य योजना की शुरुआत कहाँ से किया है? तो सौभाग्य योजना की शुरुआत जो हुई है वो आपकी क्या कहते हैं उन्नाव से हुआ है। ठीक है, और इस योजना की शुरुआत अगर बात करते हैं तो 17 सितंबर 2017 में शुरू हुआ है। 17 सितंबर 2017 में इसकी शुरुआत हुई है। ठीक, और बीघापुर एक ग्राम है वहाँ उन्नाव में, वहीं से इसकी शुरुआत किया गया है। और सौभाग्य योजना का तात्पर्य क्या है? बिजली उपलब्ध कराने से है। ठीक है, सभी लोग ध्यान रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न को देखा जाए। देवी अहिल्याबाई योजना किससे संबंधित है? बहुत अच्छा प्रश्न है। तो इसका संबंध जो है ये मुक्त शिक्षा से है। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। नेक्स्ट है, किस दिन को उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा नो बैग डे घोषित किया गया? 128 का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। शनिवार को नो बैग डे घोषित किया गया है। ऑप्शन नंबर डी। और ये जो है उत्तर प्रदेश सरकार ने इस फैसला को लिया है। ठीक है, कि जो है कह सकते हैं जैसे कि प्राइमरी के बालक या उच्च प्राइमरी, जैसे कि प्राइमरी या प्राथमिक विद्यालय के बालक जो होंगे शनिवार को बिना बैग के ही आएंगे। चलिए अगले प्रश्न को देखा जाए। रामनाथ की मधुशाला जो है इसकी रचना किसने किया है? तो राम नाम की मधुशाला के रचनाकार जो हैं वो हमारे प्रेम नारायण मल्होत्रा जी हैं। ऑप्शन नंबर पहला ही राइट होगा। ठीक है, और सच्चिदानंद सिन्हा के द्वारा क्या लिखा गया है? घाट ऑफ बनारस लिखा गया है सच्चिदानंद सिन्हा के द्वारा। और अरुण शौरी के द्वारा लिखा गया है अनीता गेट्स बेल। नेक्स्ट है, ब्रह्मानंद दुबे के द्वारा अनकही थी जो, वो लिखा गया है। ठीक, चलिए अगले प्रश्न को देखा जाए। किन दो भारतीयों को वर्ष 2018 के रमन मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो इसमें ऑप्शन नंबर सी जो कि सोमन वांगचुक व भारत वाटवानी को जो है सम्मानित किया गया है रमन मैग्सेसे पुरस्कार से 2018 में। नेक्स्ट है, इस रीजनिंग के प्रश्न आ गए। 31 को देखेंगे फटाफट, आप लोग इसको हल करिएगा। 31 में ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट है कथन निष्कर्ष के प्रश्न है। हम ऑप्शन बताते हैं, उत्तर आप लोग इसको करिएगा। तो 32 का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है 33, तो 33 का जो सही होगा, कट रहा होगा आप लोग को नहीं दिख रहा होगा, चलिए देखते हैं। तो 33 का ऑप्शन नंबर आपका जो सही होगा वो बी हो जाएगा। तो 34 का जो सही होगा, आगे देखते हैं 34 नंबर। तो 34 में कौन सा सही होगा? 34 में आपका डी सही हो जाएगा। ठीक,
35 की तरफ बढ़ेंगे तो 35 में क्या सही होगा देखते हैं। 35 में पहला ही उत्तर पूरब सही होगा। नेक्स्ट है 36 नंबर में, 36 नंबर में बी ऑप्शन DOS का सही हो जाएगा। टाइम टाइप डोर किसका इंटरनल कमांड है, ये कंप्यूटर के प्रश्न है, इसमें DOS का सही होगा। ठीक। नेक्स्ट है CAD का पूरा नाम क्या है, ये बताना है। तो COD का पूरा नाम जो होता है कंप्यूटर एडेड डिजाइन होता है। चलिए देखते हैं, कंप्यूटर एडेड डिजाइन ऑप्शन डी में दिया गया है, डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है इनमें कौन सर्च इंजन नहीं है, गूगल, याहू, फायरफॉक्स या वॉल्फ्राम अल्फ़ा। तो इसमें जो आपका सर्च इंजन नहीं है वो फायरफॉक्स हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही है, बाकी सारे सर्च इंजन है। नेक्स्ट है कंप्रेस शीट में डाटा कैसे ऑर्गेनाइज होता है, ये बताना है। तो इसमें डाटा जो ऑर्गेनाइज होता है रोस एंड कॉलम के द्वारा होता है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसी के साथ अगला है कौन सी भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र द्वारा विकसित सुपर कंप्यूटर परियोजना है। तो इसके द्वारा विकसित सुपर कंप्यूटर जो है वो हमारा क्या कहते हैं अनुपम है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है एक व्यक्ति शिक्षण को व्यवसाय के रूप में अपनाकर आनंदित होता है जब वह क्या करता है, तो वो करता है विद्यार्थियों की आदर प्राप्त करता है, ऑप्शन नंबर जो है विद्यार्थियों से आदर प्राप्त करता है, बी सही हो जाएगा इसका। नेक्स्ट है छात्रों की शैक्षिक निष्पत्ति के सुधार लाया जा सकता है यदि उसके माँ बाप को प्रेरित किया जाए। किसके लिए प्रेरित किया जाए कि वह जो है अपने बालकों के कार्य के लिए निरीक्षण के लिए तत्पर रहें, ऑप्शन नंबर जो है इसका पहला ही सही हो जाएगा। नेक्स्ट है दंड प्रशंसा पुरस्कार प्रेरक की किस श्रेणी में आते हैं, तो ये जो श्रेणी है वो कृत्रिम श्रेणी है। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका फर्स्ट ही सही होगा। नेक्स्ट है कौन सी विशेषता आंतरिक रूप से अभिप्रेरित बच्चों के लिए सही नहीं है, 140 का ऑप्शन नंबर जो सही माफ़ कीजिएगा 144 में ऑप्शन जो सही होगा वो हमेशा सफल होते हैं, ये ऑप्शन नंबर डी सही होगा। ठीक है, ये सही नहीं होता है कि वो हमेशा जो है सफल ही होते हैं, कभी कभी असफल भी होते हैं। ठीक है, और अक्सर असफल ही होते हैं, लेकिन इसका तात्पर्य ये नहीं है वो सीख नहीं रहे, वो सीख ही रहे होते हैं। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। शिक्षा में अव्यय एवं अवरोध रोकने के लिए एक शिक्षक की भूमिका क्या होनी चाहिए, तो इसमें जो सही होता है ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अव्यय एवं अवरोधन को रोकने के लिए एक शिक्षक की भूमिका परामर्शदाता के रूप में होना चाहिए, बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है शिक्षक के किस गुण को छात्र सर्वाधिक पसंद करते हैं, तो चलिए बताइए कि शिक्षक का कौन सा गुण है जिसको छात्र सबसे अधिक पसंद करते हैं, तो इसमें समानता के गुण जो होते हैं इसमें सभी छात्र आनंदित होते हैं, पसंद करते हैं, ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही होगा। नेक्स्ट है समाजवाद का संबंध किससे है, तो समाजवाद का संबंध जो होता है वो आपका समाज और उसमें हुए परिवर्तन से है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है संविधान का मूल स्रोत किसे माना जाता है, बहुत अच्छा प्रश्न है। तो संविधान का मूल स्रोत जो है वो आपका भारत की जनता को ही माना जाता है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा मूल स्रोत की बात किया जा रहा है, ये नहीं पूछा जा रहा है कि कहाँ से इसको लिया गया है। ठीक है, अन्यथा गलत हो जाएगा। तो भारत की जनता ही जो है वो संविधान का मूल स्रोत होता है। अगला प्रश्न है पुरस्कार द्वारा संभव नहीं है, तो क्या नहीं संभव है पुरस्कार के द्वारा, तो पुरस्कार के द्वारा आपका मानसिक मंदता को दूर करना संभव नहीं है, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, बिल्कुल राइट हो जाएगा, और बाकी सारे संभव है। ठीक, नेक्स्ट पे चलेंगे। सुतलेख में कौन सा लाभ प्राप्त नहीं होता, ये बताना है। तो चलिए देखते हैं कि स्रोतलेख में कौन सा लाभ प्राप्त नहीं होता है। तो 150 का ऑप्शन नंबर सी, एक मिनट, हाँ, तो स्रोतलेख से जो है आपका, चलिए बताइए कौन सा सही होगा। 150 में ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, व्याकरणगत शुद्धता का ज्ञान, कौन सा, एक मिनट, इसमें कह रहा है कौन सा नहीं होता है, नहीं ढूंढना है ना। श्रवण प्रक्रिया एवं एकाग्रता में वृद्धि या
वर्तनी शुद्धता, तो इसमें जो है व्याकरण, यही सी ऑप्शन सही होगा कि जो है व्याकरणगत शुद्धता का ज्ञान नहीं हो पाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका जो है क्या कहते हैं, सी सही होगा। आगे भी 150 के बाद 149, ये क्या है भाई, चलिए देख ही लेते हैं, जब मिल गया है तो देख ही लिया जाए। ठीक, तो चलिए देखा जाए। लॉरेंस कोहलबर्ग के द्वारा प्रस्तावित निम्नलिखित चरणों में से प्राथमिक विद्यालय के बच्चे किन चरणों का अनुसरण करते हैं? आज्ञा पालन व दंड उन्मुखीकरण के, या व्यक्ति और विनिमय के, उसके बाद अच्छे अंतःवैयक्तिक संबंध का, व सामाजिक अनुबंधन एवं व्यक्तिगत अधिकार का। कमेंट करके बताना है, बताइए आप लोग कौन सा इसका सही होगा। तो कोहलबर्ग जो है, लॉरेंस कोहलबर्ग के द्वारा कौन सा इसका ऑप्शन सही होगा? ए और बी सही होगा, बी डी सही होगा, ए डी सही होगा, या ए सी सही हो जाएगा? चलिए इसको आप लोग होमवर्क के रूप में बताएंगे। इसमें ए और सी दोनों हो जाएगा सही, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। आप लोग कमेंट करके बताएंगे उसका उत्तर क्या होगा। ठीक, चलिए अब आज का प्रैक्टिस सेट हमारा जो है यहीं पे समाप्त होता है। हम लोग 150 प्रश्नों के साथ साथ इस प्रश्न को भी जो है कर चुके हैं, और कमेंट करके बताइएगा कि आप लोगों के कितने प्रश्न बन रहे हैं मैथ के क्वेश्चनों को छोड़कर, यानी कि 100 अगर 20 प्रश्न को छोड़ा जाए तो 130 प्रश्न हम लोग कर चुके हैं। इसमें आप लोग बताइएगा कितने प्रश्न आपके सही हुए हैं, और ऐसे ही हमारे प्रैक्टिस सेट को हल करने के लिए अपने दोस्तों को वीडियो को शेयर करिए, और मिलते हैं अगले प्रैक्टिस के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।